रीढ़ की हड्डी। जो हमारी किताब है कृतिका, उसमें ये तीसरा पार्ट है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी कहानी हमने एक बार पढ़ ली है पहले। आज इसकी समरी से इस पूरी कहानी को जानते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से इस कहानी में एक व्यक्ति मतलब एक महिला के दर्द को यहाँ पर बयां किया गया है। और अक्सर कमियां महिलाओं में निकाली जाती हैं जबकि पुरुषों में भी कमियां होती हैं। तो इस चीज को इस पार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है। हमारा जो समाज है आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा, जो ये हमारा समाज है वो क्या है, पुरुष प्रधान समाज है, ठीक है ना। इसमें पुरुष अपनी प्रधानता दिखाने के लिए अपने आप को हमेशा अग्रणी मानते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि समाज में जो विषमताएं फैली हुई हैं इन्हीं छोटी मतलब रूढ़िवादी सोचों की वजह से पहुंची है। रूढ़िवादी का मतलब जो पुराने समय से कोई बात चलती हुई आई हो वही चीज आज के परिप्रेक्ष्य में भी चल रही हो, तो वो क्या कहलाती है, रूढ़िवादी चीज कहलाती है, ठीक है ना। तो हम केवल इसकी समरी पढ़ेंगे क्योंकि कहानी हम एक बार पढ़ चुके हैं और आपसे मैंने एक बार आपको गृह कार्य भी दिया था कि आप लोग घर से इस कहानी को पढ़ के आएंगे। ठीक, आप में से कोई बच्चा बताएगा कि आपने इस कहानी में क्या जाना, आपने क्या पढ़ा, इसके बारे में थोड़ा बहुत जो भी बताना चाहो, कोई भी एक। हाँ संगीता बताइए। इसमें एक लड़का है उमा, ना लड़की है उमा और लड़के का नाम है शंकर। शंकर जब उमा को देखने आया था तो वो शंकर के पिता यानी कि उनका नाम था गोपाल प्रसाद था। वो लड़की की हर बात में कमी निकाल देते, उनसे हर बार पूछ रहे थे कि तुम्हें सितार बजाना आता है, ये बजाना आता है, सिलाई करनी आती है, सब कुछ उसी से पूछा जाता था। जबकि लड़के से भी पूछना चाहिए था। तो फिर उमा सब कुछ बोल पड़ती है कि आपके बेटे की तो रीढ़ की हड्डी भी नहीं है। चलो बहुत अच्छा। देखो संगीता ने बहुत सही बताया कि इसमें जो उमा है इस कहानी की मेन नायिका है, ठीक है ना। अच्छा, जो ये कहानी है जिसमें कहानी बोल रहा हूँ एक्चुअल में ये क्या है, जगदीश चंद्र मासू द्वारा लिखी गई एक एकांकी है। जिस एकांकी में इन्होंने एक अंक का, जहां पर एक अंक का वर्णन किया जाता है उसको हम एकांकी बोलते हैं, ठीक है ना। वो एक अंक जिसका वर्णन किया गया है वो किसी एक कहानी का पूरा एक जो परिदृश्य होता है उसको जब हम बयां करते हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी एकांकी कहलाती है। इस एकांकी में रीढ़ की हड्डी इस पार्ट को नाम दिया गया है। और इसमें देखिए रीढ़ की हड्डी जो है एक ये क्या है, सामाजिक एकांकी है। और इसमें ये बताते हैं कि जो इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर हैं और उन्होंने लड़के और लड़कियों में जो भेदभाव हो रहा है ना, लड़कियों को बड़ा गया गुजरा समझा जाता है सामान्य शब्दों में बताऊं तो, और लड़कों को बहुत ही स्मार्ट समझा जाता है कि मतलब लड़के हर कार्य में निपुण होते हैं, लड़के कुछ भी करें, गलतियां भी करें तो माफी है, और लड़की अगर किसी के सामने छींक भी दे तो उस पर सवाल निशान शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज को इसका एकांकी के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पर राम स्वरूप है जो अपने नौकर के साथ मिल करके घर की साज सज्जा कर रहे हैं क्योंकि मेहमान लड़की को देखने के लिए आने वाले हैं, ठीक है ना। उनकी पत्नी है प्रेमा जो उनका पूरा सहयोग करती है और साथ में राम स्वरूप अपने पत्नी को बताते हैं कि आज हमारी लड़की को देखने के लिए आएंगे। और इस तरीके से ये कहानी जो एकांकी है धीरे धीरे आगे बढ़ते रहती है। देखो इस कहानी में लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर इस एकांकी की जो समराइज है यानी कि समरी है उसके माध्यम से हम समझते हैं इसमें एकांकी का आरंभ राम स्वरूप बाबू के घर में होने वाली साज सज्जा से होता है। जैसा कि आपने पढ़ा था कि वो मेज उठा के लाते हैं, फिर तखत की बात करते हैं उसको कैसे रखना है, ठीक है। उनकी जो लड़की है उमा उसको देखने के लिए बाबू गोपाल प्रसाद और उनका बेटा जो है शंकर आने वाले हैं और उनकी पत्नी प्रेमा और नौकर मिलकर के कमरे को सजा रहे हैं। बीचों बीच में बाबू राम स्वरूप अपने नौकर पर झुझलाते हैं और प्रेमा उन्हें बताती है कि उनकी लड़की उमा को जब से लड़के वालों के आने की बात कही है तभी से वह मुंह फुलाए हुए बैठी पड़ी है क्योंकि लड़की अभी पढ़ना चाहती है। सरल शब्दों में आप समझे तो लड़की अभी पढ़ना चाहती है और वो
वो किसी तरीके से पढ़ते हुए क्या करना चाह रही है, अपने आप को समृद्ध बनाना चाहती है, अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती है, ठीक है ना। इसलिए वो ये सारी चीजें कर रही है। इसके बाद उसके विवाह की जो बात की जाती है, तो इसलिए वो चाहती है कि जो लड़की है वो मुंह फुलाए है, और रामस्वरूप अपनी पत्नी को कहते हैं कि उमा को जैसे तैसे समझा करके तैयार कर दीजिए, और हम चाहते हैं कि उसका विवाह समय पे हो। साथ ही साथ वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि लड़के वालों के सामने उमा की जो उच्च शिक्षा है उसकी बात मत करना, क्योंकि जो गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आने वाले हैं, वो चाहते हैं कि हमारी जो मतलब शंकर की जो बनने वाली पत्नी है वो कम पढ़ी लिखी हो, जिससे क्या कहते हैं, मतलब उनकी एक रूढ़िवादी सोच है कि लड़की कम पढ़ी लिखी होगी तो लड़ाई झगड़े परिवार में कम होंगे, और पढ़ी लिखी होगी तो वो अपनी ही चलाते रहेगी। ऐसी सोच उनकी होने के कारण उन्होंने बात कही है। और जो गोपाल प्रसाद हैं वो संपन्न व्यक्ति हैं, और पिता अपनी बेटी के लिए संपन्न घराना देखते ही देखते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये रिश्ता जो है हमारा, मतलब रिश्ते की बात पक्की हो जाए, और जो उमा है वो उसकी शादी हो जाए। इसलिए वो चाहते हैं कि अपनी बेटी को वो केवल मैट्रिक पास बताते हैं। मैट्रिक का मतलब 10वीं, ठीक है ना, 10वीं पास उनकी बेटी है, ऐसा उन्हें बताते हैं। उसी समय लड़के वालों का आगमन होता है, और बाबू गोपाल प्रसाद पढ़े लिखे और पेशे से वकील हैं। उनका बेटा जो शंकर है वो बीएससी के बाद लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, यानी कि लड़का अभी बीएससी करके पढ़ रहा है और लखनऊ के कॉलेज में पढ़ रहा है। तो बीएससी करा हुआ लड़का मतलब एक बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो इसलिए वो वहां पर पढ़ रहा है। उसकी आवाज पतली है और खिसियाहट भरी हुई है। खिसियाहट का मतलब है झेपपन, यानी कि बोलने में डर सा होना, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, बोलते समय जब हम लोग खुल करके नहीं बोल पाते, डर के बोल रहे होते हैं, तो वो सारी चीजें इस पर बताई गई हैं। तो गोपाल प्रसाद ने अपने अतीत की बातें कहते हुए अपनी खुद की, मतलब अपनी, गोपाल प्रसाद कौन है, शंकर के पिता, ठीक है ना, वो अपने बेटे की तारीफ कर रहे हैं, ठीक। और वो जब राम स्वरूप के वहां अतिथि आगमन होता है, और वहां पर वो अपनी खुद की तारीफ करते हैं, और साथ में अपने आप को महान साबित करने की कोशिश करते हैं कि मतलब हम तो बड़े घराने के लोग हैं, और हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा घराना बहुत बड़ा है, हम पैसे से संपन्न है, मतलब ऐसा अपनी रईसियत और अपने जो उनकी अमीरियत है उसको दिखाने का वो प्रयास कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद जब गोपाल प्रसाद विवाह और बिजनेस कहकर विवाह की बात छेड़ते हैं, ठीक है ना, अपनी बिजनेस की बात पूरी हो जाती है और विवाह की बात छेड़ते हैं, राम स्वरूप उनके लिए नाश्ता लाने को कहता है, और कुछ इधर उधर की बात करने के बाद बात क्या होता है कि गोपाल प्रसाद स्पष्ट कहते हैं कि उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। उनका जो सीधा सा उद्देश्य था कि उनको लड़की कैसी चाहिए, कम पढ़ी लिखी होगी। कम पढ़ी लिखी लड़की होगी तो मैंने अभी आपको बताया उनका क्या मानना था कि कम पढ़ी लिखी लड़की होगी तो समस्याएं कम होंगी, ठीक है ना। और उनका यह भी मत है कि लड़कियों को अधिक पढ़ाना बेकार है, यानी कि लड़कियों को पढ़ाना भी बेकार है, उनकी ये भी सोच है। और ये देखिए कितनी गलत सोच है। और आज के समय में हमारी सरकार कितने ज्यादा प्रयास कर रही है ना लड़कियों को पढ़ाने के लिए, स्पेशली कितनी सारी योजनाओं को चला रही है। क्या आप में से किसी को पता है किसी कोई योजना के बारे में? बताइए सर। जैसे लड़कों की भी शुल्क में 20 रुपए अधिक पड़ती है तो लड़कियों की कम पड़ती है। शिक्षण शुल्क में देखो लड़कियों को छूट है। उसके अलावा कोई योजना ऐसी बताओ जिससे हमें पता चले कि लड़कियों को सरकार पढ़ाने के लिए बढ़ावा दे रही है। ऐसी सरकार की कोई योजना? अभी आप में से कोई बोल रहा था बेटी करके, क्या कह रहे थे? बेटी बचाओ। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना, ये बड़ी मुहिम चल रही है, यानी कि बेटियों को बचाइए बेटी। क्योंकि हमारा जो समाज है, एक टाइम तो ऐसा था हमारे समाज में कि लड़कियों के पैदा होने में ही टेंशन थी, ठीक है ना। लड़कियां पैदा होगी तो उसका विवाह कैसे होगा, उसका जीवन यापन कैसे होगा, इस चीज की बड़ी समस्या थी हमारे जीवन में, मतलब हमारे समाज में। अब धीरे धीरे सरकार ने अवेयर किया है लोगों को। सरकार चाहती है कि लोग इस बात के प्रति जागरूक हों और अपने जीवन में इन चीजों को समझें कि लड़कियों का भी उतना ही महत्व है जितना महत्व लड़कों का है, ठीक है ना। इसलिए वो लड़कियों को जो तो शिक्षा में भी शिक्षण शुल्क, जैसे आपने बताया कि उनको शिक्षण शुल्क में छूट मिलती है, उनको वजीफा दिया जा रहा है जो सरकार अपनी तरफ से देती है, ठीक है ना। उसके अलावा पढ़ाई में उनको अगर वो
अच्छी पढ़ने में है तो उनको स्कॉलरशिप दी जाती है जिससे वो उच्च शिक्षा को ग्रहण कर सके। साथ ही साथ बेटी बचाओ यानी कि बेटी बचाने भी चाहती है और उनको पढ़ाना भी चाहती है सरकार, ठीक है ना। सरकार अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रही है। अब निर्भर करता है कि हम लोगों की अपनी सामाजिक सोच बदलनी चाहिए। इसी सामाजिक सोच को जो माथुर जी हैं वो बदलने का प्रयास कर रहे हैं। वो यही बताना चाहते हैं कि हमारी रूढ़िवादी सोच रहेगी तो हम लोग नहीं अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए वो यहाँ पर क्या कहते हैं, कुछ समय बाद गोपाल प्रसाद वहां पर अपनी डिमांड रखते हैं और वो कहते हैं कि लड़की हमें मतलब कम पढ़ी लिखी चाहिए और लड़की को ज्यादा पढ़ाना बेकार है। पढ़ाना और कमाकर लाना तो केवल पुरुषों का काम है, वो इनकी एक ये सोच भी है। जबकि आज लड़कियां कंधे से कंधा मिला रही हैं। उसके बाद भी उस टाइम जब गोपाल प्रसाद उनके घर पे जाते हैं तो उनका ये कहना है कि लड़कियां जो है क्या करें, कम पढ़ें, ठीक है ना, और पुरुषों ने ही कमाना चाहिए। स्त्रियों की उच्च शिक्षा तो केवल गृहस्थी संभालना है। स्त्रियों को अगर कुछ एक्सपर्टीज अगर स्त्रियों की चाहिए, अगर हम चाहें कि स्त्रियां निपुण हो तो वो किस में हो, घर गृहस्थी संभालने में, ठीक है, ऐसा लोगों का मानना है। हालांकि 2024 में ये बात कहीं से कहीं तक सार्थक नहीं सिद्ध होती, ठीक है ना। अब तो आजकल आप लोग अगर फिल्में देखते होंगे तो उसमें भी आजकल देख रहे होंगे कि कई ऐसी फिल्में बन चुकी हैं जिसमें लड़का क्या कहते हैं हाउस हस्बैंड का रोल अदा कर रहा है और लड़कियां क्या कहते हैं वर्किंग वुमेन का रोल अदा कर रही है, ठीक है ना। यानी कि अब वो सोच लोगों की खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी रूढ़िवादिता जो होती है वो रहती है, ठीक है ना। तो इस कहानी में जो जगदीश माथुर जी हैं वो यही बताना चाहते हैं कि इस रूढ़िवादिता को कैसे बदला जाए। और इस रूढ़िवादिता को केवल आप और मैं मिलकर के नहीं बदल सकते हैं, हम सब मिलकर के बदल सकते हैं। हम लोगों ने अपने समाज में इस संदेश को लेके जाना है कि किस तरीके से हम लड़कियों के प्रति जो गलत विचारधारा है उसको समाप्त कर पाए। तो इस तरीके से उनके बीच में बात होती है और लड़कियां उनका जो लड़का है शंकर भी उनकी बात पर सहमति दर्ज करता है अपनी, ठीक है। थोड़ी देर बाद रामस्वरूप अपनी बेटी उमा को आवाज लगाते हैं और पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा अत्यंत सादे कपड़ों में आती है और उसकी आंखों पर लगे चश्मे को देखते ही गोपाल प्रसाद और शंकर चौंक पड़ते हैं, ठीक है ना। वो लोग चौंक पड़ते हैं कि अरे लड़की के मतलब वो लड़की ने घूंघट निकाला होता है और लड़की के आंखों पे चश्मा लगा होता है, जिसको देख करके शंकर और उनका जो गोपाल प्रसाद है शंकर के पिता वो बड़े चौंक जाते हैं। उनको तुरंत संदेह होता है कि कहीं लड़की पढ़ी लिखी तो नहीं है। इस बात को वो सोचने लगते हैं और उसका पढ़ा लिखा होना उनके लिए समस्यात्मक चीज थी, ठीक है ना। लड़की का पढ़ा होना उनके लिए समस्यात्मक था क्योंकि वो तो यही चाहते थे कि हमें कम पढ़ी हुई लड़की मिले। तो वो इस बात को किसी तरीके से रामस्वरूप इस बात को समझाते हैं और कुछ खराबी के कारण इसको चश्मा लगा है। वो इस तरीके से रामस्वरूप अपनी बेटी के पढ़े हुए का वर्णन नहीं करते, ठीक। गोपाल प्रसाद उसे गाना बजाने के लिए पूछते हैं कि तुम्हें ये चीज आती नहीं। लड़कियों पर से पूछा जाता है ना कि तुम्हें गाना बजाना आता है या नहीं आता है, तुम सिलाई कढ़ाई जानती हो या नहीं जानती हो, जबकि किनसे नहीं पूछा जाता है कभी भी। हाँ, लड़कों से कभी भी इन चीजों के लिए नहीं पूछा जाता है कि तुम क्या कहते हैं भविष्य में घर गृहस्थी अच्छी चलाने के लिए तुम क्या सहयोग कर सकते हो। किसी भी लड़के से इस बारे में कभी नहीं पूछा जाता। तो ये चीजें होनी चाहिए कि मतलब लड़की से ही सारी चीजों को पूछा जाए और लड़कों से ना पूछा जाए, तो ये गलत चीज है, ठीक है ना। वह गीत तसल्ली से हो जाता है, वहां पर गीत होता है और उसकी झुकी गर्दन का ऊपर नहीं उठती है। यहां तक सब मामला बिल्कुल ठीक चल रहा था, उनको लगा कि सारी चीजें ठीक है। फिर गोपाल प्रसाद उनसे पेंटिंग सिलाई और इन सारी चीजों के सवाल पूछते हैं। उमा भी इसका उत्तर नहीं दे पाती है, ठीक है। गोपाल प्रसाद उसे बोलने के लिए कहते हैं, रामस्वरूप अपनी बेटी को जवाब देने के लिए कहते हैं। तरह तरह के सवाल होते हैं यहाँ पर और उमा को किसी तरीके से अपमानित किया जाता है। लड़कियों को केवल निर्जीव वस्तु समझा जाता है अथवा बेबस जानवर नहीं होते हैं, ऐसा उनको दर्शाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। और लड़कियों का भी मान सम्मान होता है। इस बात पर उनकी वहां पर मतलब जो उमा है वो ये सारी चीजें सोच रही है। गोपाल प्रसाद के लिए ये बात बड़ी अजीब सी है और सर्वगुण संपन्न उनको लड़की चाहिए, लेकिन वो कभी ये नहीं देखते कि मेरा जो लड़का है वो कितना सर्वगुण संपन्न है, ठीक है ना। तो जब उमा पर बातें ज्यादा आती हैं और उमा को बेइज्जत किया जाता है तो उमा कहती है कि जिस लाडले के लिए आप लड़की देखने आए, ठीक है ना, क्या उसकी रीढ़ की हड्डी सही है? जिसको लेखक ने क्या किया है यहाँ पर, जिस एकांकी का शीर्षक बनाया है रीढ़ की हड्डी, क्या उसकी रीढ़ की हड्डी ठीक है?
क्योंकि इसको मैंने गर्ल्स हॉस्टल के बाहर मतलब ताका झांकी करते हुए देखा था, जिसके चक्कर में ये गिरे थे, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि गर्ल्स हॉस्टल तब उन्हें पता चलता है कि जिस लड़की को ये अभी तक मैट्रिक पास समझ रहे थे, वास्तव में वो लड़की क्या है, मैट्रिक पास नहीं है, ठीक है ना। बाबू वे रामस्वरूप से कहते हैं कि उनके साथ जो तुम धोखा किया, तुमने बहुत गलत किया, यह कहकर कि दरवाजे की ओर वो बढ़ते हैं। तब उमा क्या कहती है, जाइए जाइए और घर जाकर यह जरूर पता कर लेना कि तुम्हारे लाडले की क्या रीढ़ की हड्डी है या नहीं है, ठीक है ना। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा और शंकर के चेहरे पर रुआइयां आ जाती हैं। दोनों बाहर चले जाते हैं। रामस्वरूप वहीं कुर्सी पर धम्म से बैठे हैं। उमा रोने लगती है, घबराई हुई प्रेमा वहां पहुंचती है। तभी उनका नौकर रतन वहां आ जाता है और वह मेहमानों के लिए मक्खन लेने गया हुआ था और रतन की एंट्री हो जाती है, ठीक है ना। तो रतन को जो कार्य सौंपा गया था वो रतन उसी काम में रह गया। और बाकी इस एकांकी में आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस एकांकी की समाप्ति में वो यही संदेश देना चाहते हैं जगदीश चंद्र माथुर जी कि लड़कियों को भी पूर्ण अधिकार है अपने जीवन साथी को ढंग से चुनने का, जानने का। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये एकांकी बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।